हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। मैं सबका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद भी करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बीच में थोड़ा सा इंटरमिटेंट हो गया हूं मैं देख रहा हूं कि रेगुलर कंटेंट मैं खुद नहीं डाल पा रहा हूं। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई विल बी रेगुलर नाउ बिकॉज माई कमिटमेंट्स आर ओवर नाउ। ठीक है। एंड लुसेंट की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी दोस्तों, जिसमें हम लोग जीके कवर कर रहे थे लुसेंट की, उसमें मैं खुद हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ और रोहित सर ज्योग्राफी को कवर करा रहे हैं। तो ये सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए जो कि एसएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन यूपीएससी की तैयारी करते हो तो क्विकली रिवीजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। किसी भी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे जीके आता है, इट इज़ मस्ट रीड बुक फॉर ऑल दोज एग्जामिनेशंस। तो हमने जो है वैदिक कल्चर तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया था। सो टुडेज़ टॉपिक ऑफ हिस्ट्री विल बी महाजनपदा पीरियड। महाजनपदा पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 600 BC टू 325 BC, ये हमें डिस्कस करना है। देन इसके साथ ही आज का कंटेंट में महाजनपदा पीरियड के साथ जो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे इस पीरियड में 6ठी शताब्दी के आसपास, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया। इस पार्टिकुलर वीडियो का कंटेंट यही रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। महाजनपदा आप टर्म देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसका मतलब क्या होता है? महा तो सभी जानते होंगे, बहुत बड़ा। ठीक है। जन मतलब होता है लोग। ठीक है। और पद मतलब कदम से बात हो रही है, पद मतलब पैरों की बात हो रही है। तो जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारे लोगों का पद पड़ा, बहुत सारे लोग रहने आए, उसे हम महाजनपदा काल और महाजनपद बोल दिया हमने। जैसे कि मगध एक महाजनपद था, अंग एक महाजनपद था, बज्जी, ऐसे करके 16 महाजनपदा थे जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। ठीक है। वहाँ पे बड़े बड़े जो है आप कह सकते हो स्टेट्स टाइप के उस समय ये बन गई थी। ठीक है। महाजनपदा जिसे हम कहते हैं, इनिशियली ये जनपदा थे, बट और लोग कंबाइंड हुए और इसका फैलाव हुआ, इसलिए इसको महाजनपदा बोल दिया गया। तो महाजनपदा की बात करें तो टोटल 16 महाजनपदा थे 600 BC से 325 BC के बीच में। ठीक है। और नंबर 1 जो महाजनपदा है इसमें अंग बोला जाता है, और ये अंग, मगध और बज्जी, 3 जो महाजनपदा हैं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपदा है और बीपीएससी वालों के लिए भी बहुत पूछता है। तो बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए 3 जो ये महाजनपदा है, अंग, मगध और बज्जी, ये तीनों बिहार में थे। ठीक है। बिहार में अगर अंग की बात करें तो मुंगेर वाला रीजन जो है, भागलपुर वाला रीजन। और ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंग जो महाजनपदा था, ये अभी करंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिहार की तो मुंगेर, चंपा या फिर चंपा इसकी राजधानी थी। ठीक है। मुंगेर और भागलपुर में इसका फैलाव था और इसका कैपिटल जो था ये था चंपा, या फिर हम चंप नगरी भी इसको कहते हैं। चंपा जो है इसकी कैपिटल थी, या फिर हम इसे चंप नगरी भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अंग, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में। मुंगेर और भागलपुर वाला जो रीजन है, अगर आप लिटरली बिहार को अगर ऐसे देखोगे, रफली मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये बिहार हो गया। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे मुंगेर और भागलपुर पड़ता है, ये अंग महाजनपदा था। और वही अगर मगध की बात करें तो प्रेजेंट डे पटना, गया और नालंदा, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज़ कॉल्ड मगध रीजन उस समय। ठीक है। और मगध की जो राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी को ही राजगीर भी कहते हैं। ये बिंबिसार के समय ये राजधानी थी। बाद में पाटलिपुत्र राजधानी को बनाया गया था मगध की, उदयन के द्वारा। उदयन क्या था? उदयन जो था ये अजातशत्रु का लड़का था और बिंबिसार का पोता था, इसके दादाजी थे बिंबिसार। तो इसने जो है मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई थी। और वही बात करें तो वैशाली भी इसकी राजधानी रही है। शिशुनाग वंश के शासकों ने इसको बनाया था वैशाली को, और पाटलिपुत्रा तो फिर दोबारा
दोबारा जो है वैशाली से चेंज कर दिया। शिशुनाग वंश का ही एक शासक जिसका नाम था कालाशोक। कालाशोक ने वैशाली से फिर इसको चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया था। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट, वेरी ब्रीफ अबाउट मगधा। फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल में, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बज्जी की बात करें तो बज्जी भी प्रेजेंट डे बिहार में ही था। अगर मैं अगेन ड्रॉ करूं बिहार को, लेट से ये हमारा बिहार हो गया स्टेट, तो यहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर, विदेह, मिथिला, वैशाली वाला जो ये वाला रीजन है, इस रीजन में था बज्जी। ठीक है, बज्जी एक रिपब्लिकन स्टेट था, ये, यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम चलता था। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला रीजन है, विदेह वाला, वो इसका मुजफ्फरपुर और वैशाली वाला रीजन जो है इसका ये फैलाव था उस समय। और इसकी कैपिटल की बात करें तो विदेह इसकी कैपिटल थी, मिथिला भी रही और वैशाली भी रही। फिर आता है मल जो है, अभी गोरखपुर की बात करें अगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, ये वाला जो रीजन है, और सिद्धार्थनगर यूपी वाला, ये रीजन में फैलाव था मल का। ठीक है, मल जो गणराज्य है, या फिर गणराज्य नहीं है वैसे, ये भी गणराज्य था, ये भी रिपब्लिकन स्टेट ही था और महाजनपदा है ये। इसका जो फैलाव था प्रेजेंट डे यूपी में पड़ता है ये सब कुछ। देवरिया बेसिकली बिल्कुल ईस्टर्न यूपी में पड़ता है, ईस्टर्न यूपी में। बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, ये सब एरिया में इसका फैलाव था। और इसकी राजधानी जो थी, कैपिटल, इसकी कैपिटल थी कुशीनारा या फिर कुशीनगर, जो प्रेजेंट डे है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। और पावा भी इसकी राजधानी, दूसरी राजधानी रह चुकी है। ठीक है, फिर आता है अगला महाजनपदा काशी जो है, ये वाराणसी डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, काशी। ठीक है, इसकी राजधानी जो थी ये वाराणसी थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। फिर आता है कोशल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट महाजनपदा था, हालांकि इसको बाद में मगध में मिला दिया गया था। तो कोशल जो है प्रेजेंट डे इसका फैलाव अगर देखा जाए तो फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, अगेन यूपी का ही एक महाजनपदा, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, गोंडा, बहराइच वगैरह ये सब उसमें आता है। और इसकी कैपिटल जो है वो है कोशल श्रावस्ती, नॉर्थ कोशल श्रावस्ती। इसके अलावा साहेत, माहेत, साउथ कोशल साकेत, अयोध्या, ये सब इसकी कैपिटल रह चुकी हैं। कहता है वत्स जो है अगेन एक यूपी का महाजनपदा था। इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर का जो प्रेजेंट डे का जो एरिया है, इसमें इसका फैलाव था। और कौशाम्बी इसकी क्या थी? कैपिटल। ठीक है, वत्स जो है, वत्स का अगेन यूपी में, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर वाले रीजन में, और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। तो हमने देखा कि बहुत सारी देख रहे हैं हम, बहुत सारी जो महाजनपदा थी वो यूपी में ही थी। जैसे कि चेदी जो है बुंदेलखंड रीजन, ये भी यूपी में ही आता है। ये एरिया में इसका फैलाव था, बुंदेलखंड रीजन में। शक्तिमती इसकी कैपिटल थी। और सोतीवती भी इसको बोलते हैं, सोतीवती और शक्तिमती इसकी कैपिटल रह चुकी है। कुरु जो है ये हरियाणा और दिल्ली वाले एरिया में इसका फैलाव था महाजनपदा। इसका जो है इंद्रप्रस्थ इसका कैपिटल था, जो कि मॉडर्न डे दिल्ली को बोलते हैं इंद्रप्रस्थ। ठीक है, मॉडर्न डे दिल्ली को ही हम इंद्रप्रस्थ भी बोलते हैं। फिर आता है पांचालों की जो राजधानी थी वो नॉर्थ पांचाल, अची चतरा साउथ, नॉर्थ पंचाल की अची चतरा थी और साउथ पंचाल की क्या थी? कामपिल्या। ठीक है, दो इसमें पार्ट था, दो राजधानी इन्होंने बना रखी थी अपने एरिया में, एक नॉर्थ पांचाल की अची चतरा और साउथ पंचाल की कामपिल्या। और इसका फैलाव जो है अगेन ये भी यूपी में ही था, वेस्टर्न यूपी और रुहेलखंड वाले रीजन में इसका फैलाव था। कहता है सूरसेना महाजनपदा, जिसे हम ब्रज मंडल भी बोल सकते, ब्रज वाले एरिया में फैला था। आगरा जो है, आगरा मथुरा वाले एरिया में ये फैला हुआ था। आगरा मथुरा वाले एरिया में ब्रज मंडल कहते हैं इसको। और मथुरा इसकी कैपिटल थी, देख सकते सूरसेना की। मत्स्या जो था इसका फैलाव राजस्थान वाले रीजन में, जैसे कि अलवर, भरतपुर, जयपुर, ये तीनों रीजन में इसका फैलाव था मत्स्य महाजनपदा का। और इसका कैपिटल जो था वो था विराटनगर। ठीक है, तो ये कैपिटल भी पूछता है, सो यू हैव टू रिमेंबर, एक दो बार इसको देखोगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। अवंती का फैलाव मालवा रीजन में था, मालवा रीजन में। ठीक है, अवंती का फैलाव मालवा रीजन में था। और इसकी कैपिटल जो है दो थी इसकी।
ठीक है। मालवा रीजन में था अवंती का फैलाव। 2 इसकी कैपिटल थी। नॉर्थ अवंती की जो थी वो उज्जैनी थी, जो कि प्रेजेंट डे एमपी में पड़ता है, और साउथ अवंती की माहिष्मती थी, ठीक है। ये दोनों इसकी कैपिटल थी। फिर आता है अस्मका। अस्मका का जो फैलाव था 2 नदियों के बीच में था, जैसे कि नर्मदा और गोदावरी, इन दोनों के बीच वाले रीजन को अस्मका महाजनपद में रखा गया था। और पोटाना या फिर पटाली इसकी कैपिटल थी। गांधार रीजन, ये बिल्कुल आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान वगैरह वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैला हुआ था गांधार महाजनपदा, और इसकी कैपिटल जो थी वो थी तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पड़ता है? तक्षशिला में एक यूनिवर्सिटी भी बनी थी नियर रावलपिंडी, पाकिस्तान में ये पड़ता है। और दूसरी इसकी कैपिटल भी रह चुकी है पुष्कलवती। फिर आता है कंबोजा। कंबोजा जो है ये हजारा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। उस वाले रीजन को कंबोजा महाजनपदा में रखा गया था, और इसकी कैपिटल थी राजापुर या फिर हटाका, ठीक है। ये हो गया हमारा 16 महाजनपदा, हमने देख लिया। नाउ वी विल डिस्कस सम मोर फैक्ट्स रिलेटेड टू महाजनपदा पीरियड, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात बहुत ज़रूरी है कि आपको इन महाजनपदा के बारे में पता कैसे चलता है, लिटरेरी सोर्स क्या है। तो वो लिटरेरी सोर्स जो है वो है बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। और इसके अलावा जैन का भी जो लिटरेचर है, जैसे कि भगवती सूत्र, इससे हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में उस समय लिस्ट 16 महाजनपदा की थी, जिसे हम ग्रेट स्टेट्स कह सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही ब्रीफ किया था कि बहुत सारे लोग आके रहने लग गए थे, इस एक एरिया में फैलाव हो जाता है ना। जैसे कि आज की डेट में बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, उस समय भी एक ग्रेट स्टेट की तरह ये बन चुके थे, 16 स्टेट की तरह, विथ माइनर वेरिएशन इन नेम्स। मतलब दोनों जो है सोर्स, बुद्धिस्ट लिटरेचर का हो या फिर जैन लिटरेचर का, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया है इनके नामों में, बट ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है। थोड़े से डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। एक तो मोनार्कियल था। मोनार्कियल मतलब कि किंग रूल करेगा, ठीक है, मोनार्क रूल करता होगा, ठीक है। तो ये एक तो मोनार्कियल था, और दूसरा था नॉन मोनार्कियल, जिसे हम रिपब्लिकन भी कहते हैं। जैसे कि बज्जी हो गया, मल्ल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कंबोजा हो गया, ये सब क्या थे? ये रिपब्लिकन स्टेट्स थे। और कुछ मोनार्कियल थे, जैसे कि मोनार्कियल स्टेट्स के नाम लूँ तो अंग आ जाता है, जो कि बिहार में पड़ता था। मगध भी बिहार में पड़ता था। जैसे मोनार्कियल था, यहाँ पे किंग रूल करता था। काशी यूपी वाला, जिसकी राजधानी कैपिटल जिसकी वाराणसी थी। कौशल अगेन एक मोनार्कियल स्टेट। इसके अलावा वत्स, चेदी, सूरसेना, ये चेदी और सूरसेना दोनों जो है यूपी का है। मत्स्य, इसके अलावा मत्स्य के अलावा अवंती और गांधारा, ये सब थे मोनार्कियल स्टेट। और अगर बात करें हम रिपब्लिकन स्टेट की, तो सबसे पुराना रिपब्लिक जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना रिपब्लिक जो है स्टेट, तो वो है बज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली, ठीक है। वैशाली इसकी कैपिटल थी। और बज्जी जो है गणराज्य था बेसिकली, ठीक है, गणराज्य था, यानी कि रिपब्लिकन स्टेट था। कहते हैं मल जो थे ये प्रेजेंट डे देवरिया, बस्ती, बहराइच और अपने, ठीक है, इस वाले रीजन में, कुशीनारा वाले में फैले हुए थे। इसके अलावा कुरु, पांचाल, कंबोजा, शाक्य, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी, कोलियाज, रामग्रामा, मौर्या, ये सब क्या थे? ये रिपब्लिकन स्टेट थे। इन सब महाजनपदा में एक महाजनपद जो था जिसका पावर बहुत ऊंचाई तक फैला, जेनिथ तक गया, ठीक है, और उसने बहुत सारे महाजनपदा को मिला लिया। 4 महाजनपदा बहुत इम्पॉर्टेंट हुए, और उनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया था मगध, ठीक है, मगध। सो द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड इज़ द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर सुपरमेसी बिटवीन 4 स्टेट्स। दैट इज़ नंबर 1 मगध, ठीक है, नंबर 2 कौशल, नंबर 3 वत्स, और नंबर 4 अवंती। इनके बीच में हड़पने के लिए एक दूसरे के स्टेट को लड़ाई चलती रही कि भाई पॉलिटिकल सुपरमेसी किसकी होगी, पॉलिटिकल सुपरमेसी किसकी रहेगी इस सब कॉन्टिनेंट में। तो ये जो है 4 महाजनपदा इसमें आपस में भिड़ने लगे। एंड अल्टीमेटली जो किंगडम है मगध का, जिसने
ग्रेटेस्ट या फिर मोस्ट पावरफुल राजाओं को अपने आगोश में लिया। वो कौन है? जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु जैसे, है ना। तो हर्यक डायनेस्टी यहाँ पे पनपी थी। तो इसीलिए ये मगध जो है ये इमर्ज हुआ मोस्ट पावरफुल वन ऑफ द एंड पावरफुल हुआ और सक्सीड किया फाउंडिंग एन एम्पायर, मगधन एम्पायर बना इसमें। तो भैया क्या कारण थे कि वो 4 में से एक ही आगे बढ़ा, 3 पीछे रह गए? ठीक है, क्या कारण थे 4 स्टेट्स में जिनमें अवंती था, है ना, कौशल था, वो सब पीछे क्यों रह गए? क्या कारण है कि मगध ही आगे बढ़ा? तो नंबर वन जो कारण है, मगध का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन था वो काफ़ी यूनिक था, काफ़ी इस तरीके का था जिससे कि इसके पास आयरन थे, आयरन का सोर्स था राजगीर वाले एरिया में। आयरन का सोर्स होने की वजह से यहाँ पे हथियार बनाना बहुत आसानी से पॉसिबल था, बहुत इजीली हथियार बन जाता था, जिससे कि अब देखो जंग जीतने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास चाहिए हथियार, और हथियार अगर आपके पास है तो आप अच्छे हथियार से जंग जीती जा सकती है डेफिनेटली। तो इसका सोर्स था उस समय आयरन। उस समय बंदूक गोली बारी नहीं चलता था, आयरन से ही डिफरेंट जो हथियार बनाए जाते थे। तो एक तो इसका ज्योग्राफिकल पोजीशन जो था, in the age of iron, because the richest iron deposit were situated not far away from the Rajgir, and the earliest capital of Magadha, and Rajgir was the earliest capital of Magad, ठीक है, and could be used making weapons and implements। weapons और implements के लिए आयरन ज़रूरी था, और ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा इसका स्टोरेज था जोग्राफिकली वहाँ पे राजगीर वाले एरिया में। आयरन एक्सेस वेयर परहैप्स यूज़फुल इन क्लीनिंग द थिक फॉरेस्ट। देखो अब खाली इसको हथियार से नहीं जोड़ना है, ये आयरन एक्सेस जो थे इससे इन्होंने क्या किया ना, जो थिक फॉरेस्ट थे उसको क्लियर किया, और कहीं ना कहीं खेती के लिए फ्लो शेयर्ड जो है लैंड को बनाया, और खेती जब हुई यहाँ पे तो इसकी इकोनॉमी बूस्ट की। और कोई भी स्टेट को आगे बढ़ना है तो नॉट ओनली उसके पास आर्मी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके पास उसकी खुद की इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका जो है पहला पॉइंट हो गया ज्योग्राफिकल पोजीशन। दूसरा पॉइंट क्या था इसका इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से मगध का उत्कर्ष हुआ। सो मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडिल गंगेटिक प्लेन, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं अगर मगध को तो प्रेजेंट डे पटना गया ये वाला रीजन था इसका फैलाव, और ये जो है मिड ऑफ द गंगेटिक प्लेन में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है एलुवियम सॉइल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फूड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ये सॉइल। मतलब अगर आप इस सॉइल में खेती करते हो तो काफ़ी फर्टाइल होता है, जिससे कि आपका अगेन आपका फूड सरप्लस हो जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी हाई टॉप पे रहेगी। सो द एलुवियम वंस क्लियर्ड ऑफ जंगल्स प्रूव्ड इमेंस फर्टाइल एंड फूड सरप्लस वाज दस अवेलेबल। तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं थी इनके पास। तो तीसरा जो एडवांटेजियस पोजीशन इनका था क्या था कि मगध एंजॉयड ए स्पेशल एडवांटेज इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? जस्ट अ सेकेंड। Magad enjoyed a special advantage in military organization. Although the Indian states were well acquainted with the use of horses and chariots, it was Magad which first used elephants। ठीक है, यहाँ पे यूनिक क्या है कि भैया हॉर्स तो चैरियट्स तो सब यूज़ कर रहे थे, लेकिन एलिफेंट कौन यूज़ कर रहा था उस समय मगध यूज़ कर रहा था। एलिफेंट जो है यहाँ पे यूज हुए, और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिला इनकी आर्मी को। एलिफेंट्स को लार्ज स्केल पे यूज़ किया इन द वॉर्स अगेंस्ट द नेबर्स, और जीते ये लोग वॉर्स को। तो इसलिए क्या है ना, बाकियों को पछाड़ के मगध का जो है उत्कर्ष हुआ। फिर आता है हर्यक डायनेस्टी, जो कि मगध के ही आंचल में बैठी ठीक है। हर्यक डायनेस्टी जो है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी का इसका पीरियड रहा। अगर इसके एक्सपेंसन पीरियड की बात करें तो इस तरीके से रहा, जिसमें पहला शासक या फिर फाउंडर कह सकते हैं हर एक डायनेस्टी का, तो ये था बिंबिसार, जिसे हम श्रेनिक भी कहते हैं। श्रेनिक कह लो, दोनों एक ही बात है। और इसके बेटे को कुनिक कहते थे। तो ये पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में कि किसे श्रेनिक और किसे कुनिक कहा गया है। तो बिंबिसार जो कि हर एक डायनेस्टी का फाउंडर था, इसे श्रेनिक कहा गया है।
और इसका जो रूल का पीरियड था ये 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक इसने रूल किया। एंड ही वाज, एज आई सेड, ही वाज द फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ बिम्बिसार। ठीक है, मगध केम इनटू द प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, बिम्बिसार। सो ही वॉज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा अपना उधर धर्म प्रचार कर रहे थे और इधर ये शासन कर रहा था। ठीक है, तो ही वॉज ए कंटेम्प्रोरी ऑफ गौतम बुद्धा। ही मैरिड द प्रिंसेस। अच्छा, इसने क्या ना, ये बहुत मतलब इसने कूटनीति में महानता हासिल कर रखी थी। इसने मैट्रिमोनियल अलायंस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया था। 3 शादियाँ किया था ये, 3 शादी किया था ये बंदा। ठीक है, ही मैरिड द प्रिंसेस ऑफ कोशल। कोशल नरेश कोशला देवी, कोशल महाकोशल की बेटी थी ये। कोशल की प्रिंसेस कोशला देवी से शादी किया था, जिसे शी वॉज द डॉटर ऑफ कोशल किंग प्रसेनजित। प्रसेनजित की बेटी थी। एंड इसकी दूसरी शादी जो थी बिम्बिसार की, इसकी दूसरी शादी लिच्छवी के चेटक की सिस्टर चेलन्ना से शादी हुई थी। चेटक की सिस्टर, लिच्छवी का हेड था वो, लिच्छवी गणराज्य का हेड था ये बंदा चेटक, उसकी सिस्टर से चेलन्ना से शादी कर लिया। तो एक तो रिलेशनशिप कौशल से बना ली इसने, तो कौशल वाले तो अब भैया अब शादी किया है तो अटैक तो करेगा नहीं मगध पे। तो एक तरह से कौशल को शादी करने से इसको काशी जो है डॉरी में मिला था। कौशल की कैपिटल काशी थी और उसको डॉरी में, यहाँ पे देख सकते हैं, ही गेन्ड द पार्ट ऑफ काशी एज डॉरी इन हिज मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजित ऑफ कौशल। तो ये देखो, ये कूटनीति होती है कि आप अपने दुश्मनों से ही संबंध बना लिए हो तो आप पे अटैक ही नहीं करेगा, तो आपका ग्रोथ होगा। और काशी को डॉरी में ले लिया आपने तो आपका ही पावर बढ़ा ना। तो 2 शादियाँ इसकी देख ली। लिच्छवी से भी, लिच्छवी का भी खतरा रहता था, लिच्छवी कभी भी अटैक कर सकते थे मगध पे। तो इसकी इनकी चेटक की सिस्टर से भी शादी कर ली इसने। फिर इसने एक मद्र की राजकुमारी, मद्र किंग की बेटी खेमा से शादी किया, विच हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ये तीनों शादियों की बात करें तो ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि काशी इसको दहेज में मिल गया, ठीक है, डॉरी में। इसने फिर अंग को कनकर कर लिया। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हु कनकर्ड अंग, और किसको मार के इसने किया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मुझे लगता है कि आप थोड़ा बहुत तो जानकार होगे, पढ़े होगे, नहीं होगा तो सर्च करना। सो इसने कनकर कर लिया अंग को भी। एंड ही सेंट ए रॉयल फिजिशियन। जीवक इसी के दरबार में रहता था। जीवक जो था ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्टर था उस समय का, फिजिशियन था, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। और इसने बिम्बिसार ने इसको जीवक को भेज दिया था, किसकी सेवा में, ये भेजा था प्रदोत्य, जो कि जॉन्डिस से बीमार था, जो कि अवंती का राजा था। तो एक गुड जेस्चर दिखाया। हालांकि अवंती से इसको खतरा था, इसके बेटे को काफ़ी खतरा फील हुआ, ठीक है। तो अवंती के खतरे की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी इसके बेटे के समय में, वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे कि पूरा राजगीर को फेंसिंग करवा देना, ये भी एक इंसिडेंट था। सो खैर, यहाँ पे बिम्बिसार की बात करें तो जीवक इसका फिजिशियन था। इसको उज्जैन भेजा, जो कि कैपिटल थी अवंती की, क्योंकि प्रदोत्य उस समय इसको जॉन्डिस हो गया था, ठीक है, पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस। तो इसके सेवा के लिए, इसको ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था इसने। बिम्बिसार वॉज नोन एज सेनिया या श्रेनिक, जैसे मैंने बोला। एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव द रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। दिस इज स्टार मार्क क्वेश्चन। ये पूछता है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। सो आंसर इज बिम्बिसार। नेक्स्ट हमारा जो इसमें किंग है उसको देखेंगे नेक्स्ट, हर्यक डायनेस्टी का। ये है अजातशत्रु, जो कि बेटा था किसका, बिम्बिसार का। तो बिम्बिसार को जैसा हम जानते हैं कि श्रेनिक बोला जाता था और इसके बेटे को कुनिक बोला जाता था। तो ये दोनों सवाल पूछा जाता है कि कुनिक किसे बोला गया है और श्रेनिक किसे बोला गया। कुनिक याद रखना अजातशत्रु, श्रेनिक याद रखना बिम्बिसार। तो इस कुनिक जो है अजातशत्रु का, अगर पीरियड का बात करें, रेन का, शासन का, तो ये 492 बीसी से लेकर 460 बीसी तक इसने रूल किया। एंड बिम्बिसार को सक्सीड किया था इसने, क्योंकि इसी का बेटा था। और अजातशत्रु ने, ऐसा कहा जाता है कि अपने फादर को मार दिया था और गद्दी पे बैठा था अपने, मतलब इन सबको पितृहंता बोला गया है।
हर एक डायनेस्टी के अजातशत्रु, उदयन, इन सबको पितृहंता बोला गया है, ठीक है, क्योंकि ये अपने फादर को ही जैसे देख सकते हो आप मार के गद्दी पे बैठा था। सो अजातशत्रु फॉलोड ए मोर एग्रेसिव पॉलिसी, अपने फादर से भी ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी ये फॉलो किया। इसने कंप्लीट कंट्रोल जो है काशी के ऊपर इसने इस्टेब्लिश किया एंड ब्रोक द, क्योंकि क्या हुआ था कि बिंबिसार के मरने के बाद काशी को छीन लिया गया था, कौशल नरेश ने काशी को ले लिया था, ठीक है, काशी को कुछ पार्ट काशी को ले लिया था वापस, और ये अच्छा नहीं लगा अजातशत्रु को, तो फिर इसने अटैक किया, एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई और फिर से काशी के ऊपर अपना वर्चस्व बनाया। ही ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशंस बाय अटैकिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत ऑफ कौशल, ठीक है, अपनी मामा को ही अटैक कर दिया, अपने मामा को ही अटैक करके वो जो पुराना जो एमिकेबल रिलेशन था उसको ख़त्म किया और काशी को वापस ले लिया। बज्जी की बात करें, बज्जी कॉन्फेडरेशन वाज अजातशत्रु नेक्स्ट टारगेट, ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी थी इसकी। पहला तो इसने काशी को अटैक करके काशी को लिया, फिर इसके बाद बज्जी कॉन्फेडरेशन को इसने, क्योंकि इसको लगता था कि खतरा है इससे, ये कभी भी हम पे अटैक कर देंगे मगध के, क्योंकि अगल बगल में ही तो थे। जैसे कि ये देखो, अगर रफली मैं बिहार ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे मगध था और यहाँ पे बज्जी था, तो बिहार में ही थे दोनों, अटैक हो सकता था। तो इसने देखा कि बज्जी कॉन्फेडरेशन से खतरा है मुझे, तो इसने वहाँ पे अटैक किया एंड दिस वॉर वाज लेंदी, बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई चली। वन एंड ट्रेडिशन टेल्स अस दैट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 16 years ही वाज एबल टू डिफीट बज्जी ओनली थ्रू डिसीट मतलब कि इसने ना वसाकरण को भेजा था, ठीक है, कि भैया जाओ फूट डालो बज्जियों में, क्योंकि जब तक फूट नहीं डलेगा तब तक ये एक होके लड़ते रहेंगे और हम हारते रहेंगे। तो वसाकर को इसने भेजा था और उसने फूट डाली थी और फाइनली ये बज्जी को 16 साल के स्ट्रगल के बाद जीता। फिर आता है द थ्री थिंग्स दैट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल टू डिफीट बज्जी वाज सुनिधा एंड वत्साकर, ठीक है। सुनिधा और वत्साकर जो थे अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे। इन्होंने जो है डिस्कॉर्ड की जाके सीड डाली बज्जियों के बीच में, भड़काया उनको, ठीक है। दूसरा रथमूशल जो था एक हथियार था, एक काइंड ऑफ चैरियट था बेसिकली, ठीक है, एक काइंड ऑफ चैरियट, रथ जैसा था, विच ए मेस वाज अटैच्ड, इसमें एक मेस जो है अटैच था रथमूसल में। फिर आता है महाशिला कंटक, एक वार इंजन था ये, ठीक है, विच कैटापुल्टेड बिग स्टोन्स। तो होता क्या था कि कुछ इस तरीके का सिस्टम रहा होगा, ठीक है, और इसमें ऐसे ना पत्थर बांध देते होगा, पीछे खींच के इसको छोड़ो तो पत्थर आगे फेंकता था। ये क्या है ना, महाशिला प्रेजेंट तोप था ना, प्रेजेंट तोप जो होता है उस तरीके का कुछ सिस्टम था ये महाशिला कंटक। एक वार इंजन था जो कि कैटापुल्ट मतलब प्रक्षेपण करता था ये बिग स्टोन का। तो अगर दुश्मन के एरिया पे अगर उनके सैनिकों पे बड़ा बड़ा पत्थर फेंक दिया जाए तो क्या होगा, तो जीतेगा ही बंदा। तो अजातशत्रु के जीतने का यही कारण था बज्जी को। एक तो इसने जो है डिस्कॉर्ड की सीट डलवाई थी अपने डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स को भेज के, वत्सकर और सुनिधा को, और रथमूशल और महाशिला कंटक तो इसके पास था ही। इन दिस वे काशी एंड वैशाली द कैपिटल ऑफ बज्जी, वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ बज्जी, वेयर एडेड टू मगध, मेकिंग इट मोस्ट पावरफुल टेरिटोरियल पावर इन गंगा वैली। अगर बात करें इसकी और, तो ही बिल्ड द फोर्ट ऑफ राजगृह, क्योंकि इसको लगता था कि कहीं ना कहीं अटैक हो जाएगा अवंती से बहुत डरता था ये, ठीक है। इसको डर था कि कहीं ना कहीं राजगृह पे जो कि कैपिटल थी मगध की, वहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो उसका फोर्ट बनवाया था, वहाँ पे फोर्ट बनवाया था। एंड वाच फोर्ट या फिर जल दुर्ग बनाया था पाटाली में, जो कि बाद में पाटलिपुत्रा बना था, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। क्योंकि ये जगह जो था पाटाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये ऐसा प्लेस था जहाँ से बज्जियों को कंट्रोल किया जा सकता था और बज्जी यहाँ पे पहुँच नहीं सकते थे। पाटाली प्रेजेंट डे पटना की बात करें तो वहाँ पे जल दुर्ग इसने बनवाया था। बट पाटलिपुत्रा को जो कैपिटल है उसकी इम्पोर्टेंस को देख के
उसको कैपिटल बनवाया था उसके पुत्र, अजातशत्रु के पुत्र उदयीन ने, जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो उदयीन का जो शासन का पीरियड था वो था 460 बीसी से लेकर 440 बीसी, और अजातशत्रु को इसने सक्सीड किया था, एज यू नो उदयीन ने ही सक्सीड किया था। इसका जो रेन था, इसका शासन था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ द सिटी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा सिटी का फाउंडेशन किसने रखा था? ये रखा था किसने? उदयीन ने। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ सोन द गंगा एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगिर टू पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा जानते ही हो आपकी सोन नदी और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस पे ये सिटी है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज यहाँ पे अटैक करना बहुत मुश्किल है। तो ये इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए पाटलिपुत्रा को उदयीन ने इसकी अपनी कैपिटल बना ली थी मगध की। सो उदयीन वाज सक्सीडेड बाई अनुरुद्धा, मुंडा और नागदशक। ये सब वीक इसके शासक थे अगर बात करें हर एक डायनेस्टी की, हु वर ऑल वीक एंड कमिटेड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स मतलब कि पितृहंता थे, ये मतलब अपने पिता को मार के गद्दी पे बैठते थे। फिर आता है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का पीरियड जो था ये था 412 बीसी से लेकर 344 बीसी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का पीरियड क्या था दोस्तों? इसका पीरियड था 412 बीसी से लेकर 344 बीसी, और इसका जो फाउंडर था वो था शिशुनाग हिमसेल्फ। ठीक है, जो कि एक मिनिस्टर था हर्यक डायनेस्टी के ही पीरियड का। ठीक है, बट थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इसने फैलाया ये कि नागदशक एक अनवर्दी रूलर है, पीपुल के बीच में इसने फैलाया बात की, मतलब क्योंकि ये गद्दी चाहता था, तो नागदशक को फाइनली मार के शिशुनाग गद्दी पे बैठा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ शिशुनाग वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रदोत्य डायनेस्टी, जो कि अवंती एक काल की तरह लगता था हर एक डायनेस्टी के किंग्स को, मगध के लिए काल की तरह लगता था अवंती। इसको ख़त्म किसने किया? ये स्ट्रगल जो बहुत दिनों से चलती आ रही थी, जिसमें अजातशत्रु इन्वॉल्व रहा, उदयीन इन्वॉल्व रहा, उस स्ट्रगल को फाइनली ख़त्म किया शिशुनाग ने, जब उसने प्रदोत्य डायनेस्टी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया अवंती वाले। सो दिस ब्रॉट टू एन एंड द 100 years old rivalry between Magad and Avanti, and from then on Avanti become a part of Magad rule। ठीक है, किसने बनाया? शिशुनाग ने। सो शिशुनाग का सक्सेसर जो था वो था कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके शासन में कुछ हुआ वो हुआ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि 383 बीसी में वैशाली में हुआ था। इसके अलावा इसका एक और अचीवमेंट है कि इसने पाटलिपुत्रा को अपना परमानेंट कैपिटल बना दिया था, बिकॉज शिशुनाग डायनेस्टी की जो कैपिटल थी मगध में वो इन्होंने वैशाली बना रखी थी, लेकिन कालाशोक ने, जो कि जिसे काकवर्ण भी कहते हैं, इसने उसको चेंज किया और पाटलिपुत्रा को दोबारा से अपनी कैपिटल बनाई। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद मगध पे आए नंद डायनेस्टी। सो नंद डायनेस्टी का पीरियड जो रहा ये रहा 344 बीसी से लेकर 323 बीसी का। ठीक है, नंद डायनेस्टी का जो पीरियड रहा वो 344 बीसी से लेकर 323 बीसी तक रहा। एंड द शिशुनाग डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय महापद्मनंद, जो कि एक महानतम शासकों में से एक था। ठीक है, महापद्मनंद, जिसने मतलब मगध को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नंदों के समय मगध सबसे स्ट्रॉन्ग टाइप की हो गई थी। खैर मौर्यों ने और स्ट्रॉन्ग बनाया था, बट उस समय के हिसाब से देखा जाए तो महापद्मनंद जो है, जो कि फाउंडर था नंद डायनेस्टी का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। सो ही इस्टेब्लिश्ड ए न्यू लाइन ऑफ किंग्स नोन एज नंदास। सो महापद्म इज नोन एज छत्रक भी बोलते हैं इसको, सर्वछत्रक भी बोलते हैं, या फिर अपरूटर ऑफ क्षत्रिय। ठीक है, ये छत्रंतक का मतलब होता है कि इसने सभी क्षत्रियों को मार दिया था, अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रिय। ठीक है, एंड उग्र सेना भी बोला गया है इसको। पुराणों के हिसाब से इसको सर्वछत्रक बोला गया है, और उग्र सेन बोला गया है इसको, यानी कि ऑनर ऑफ ह्यूज आर्मी, पाली टेक्स्ट के हिसाब से। So the Puranas called
महापदम एक रथ, इसको एक रथ का भी उपाधि दिया गया। तो इसके यही सब क्वेश्चन आते हैं इसके, एक रथ किसे बोला गया, सर्वछंत्रक किसे बोला गया, तो ये सब महापदम नंद को बोला गया। एक रथ का मतलब होता है द सोल ऑफ मोनार्क, द सोल मोनार्क, द सोल मोनार्क। He seems to have overthrown all dynasties which ruled at the time of Sisunaga, ठीक है, and he is often described as the first empire builder of Indian history, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट देखो, he is often described as the first empire builder of Indian history। महापदम नंद को सक्सीड किया उसके 8 सन्स ने, ठीक है। धनानंद जो था ये आखिरी शासक था नंदों का, जो कि हालांकि था ये बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये हठी था, ये दूसरों की सुनता नहीं था। इसकी कहानी ये भी थी कि इसके समय चाणक्य या फिर कौटिल्य कह सकते हैं, उनके दरबार में आए थे और वार्न करने आए थे कि तुम्हारे भोग विलास की वजह से ये जो है आक्रमण हो सकता है अलेक्जेंडर का, मतलब खतरा बताने आए थे। और इसने उनको बिल्कुल ही सुना नहीं, उनकी निंदा कर दी, उनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी चुटिया खोले, बोले कि जब तक मैं तेरे को गद्दी से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं ये चुटिया नहीं बांधूंगा। और फाइनली जो है इन्होंने चुटिया तभी बांधी जब मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी और गद्दी पे बैठ गया। सो द लास्ट किंग वाज धनानंद इज पॉसिबली आइडेंटिकल विद द एग्रेम्स या जेंड्रेम्स ऑफ ग्रीक टेस्ट। ग्रीक टेस्ट में इसको धनानंद को अग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स बोला गया है। सो इट वाज ड्यूरिंग द रूल ऑफ धनानंद दैट द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया 326 BC में। ये भी पूछा जाता है बार बार, स्टार मार्क क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल के दौरान अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे 326 BC में। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर कर्टियस धनानंद commanded a huge army of 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 2,000 chariots and 3,000 elephants। इतना सारा एक्सपेंशन था। एंड इट वाज माइट ऑफ धनानंद दैट terrorized Alexander and stopped his march to Gangetic Valley। तो हुआ क्या कि अलेक्जेंडर तो चाहता था कि मैं फर्दर ईस्ट जाऊँ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अटैक करने के बाद ये चाहता था कि फर्दर ईस्ट जाऊँ और जो गंगेटिक रीजन है जहाँ पे ये सब शासक थे इनको भी हराऊँ। बट इसकी सेना को पता था कहीं ना कहीं कि धनानंद उधर गद्दी पे बैठा है, जो कि बहुत ह्यूज शासक है, बहुत ह्यूज आर्मी है उसकी। जैसा कि ये नंबर आप देख सकते हैं, 20,000 कैवलरी, 2 लाख इन्फेंट्री, 2,000 चैरियट, 3,000 एलिफेंट्स। तो ये सुन के बेचारे डर गए और इधर आने का प्लान कैंसिल कर दिया। द नंद डायनेस्टी केम टू एन एंड अबाउट 322 से 21 BC तक ख़त्म हो गई। एंड इट वाज सप्लांटेड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज मौर्य, जिसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसकी मदद से ये गद्दी पे बैठा? तो ये बेसिकली कौटिल्य चाणक्य की मदद से ही ये आया और इसको हटा दिया। किसको? धनानंद को मार दिया। फॉरेन इन्वेशंस देखेंगे अब इंडिया पे, फॉरेन इन्वेशंस इंडिया पे देखेंगे। तो फॉरेन इन्वेशंस की बात करें तो फॉरेन इन्वेशंस में नंबर 1 आता है ईरानियन या फिर पर्शियन इन्वेशन, जिसको लीड किया था डेरियस इन्वेशन हुआ, ठीक है। डेरियस का इन्वेशन हुआ 518 BC में। तो इसके बारे में जानते हैं। द अकमेनियन रूलर ऑफ ईरान, दैट इज़ ईरान जो है उस समय पर्सिया बोला जाता था ईरान को, मॉडर्न डे जो ईरान है इसको पर्सिया बोला जाता था। यहाँ पे अकमेनियन रूलर्स हुआ करते थे हु एक्सपेंडेड देयर एम्पायर एट द सेम टाइम एज द मगधन प्रिंसेस। जैसे कि मगधन प्रिंसेस अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे थे, उधर ईरानियन जो अकमेनियन रूलर्स थे वो भी अपना एम्पायर एक्सटेंड कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। दे टुक एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसयूनिटी है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं काम करता यहाँ पे, भड़का के तड़का के कैसे भी इनको जीता जा सकता है। सो अकमेनियन रूलर डेरियस वन, जिसे हम दरिया बाहु भी बोलते हैं, दरिया बाहु, ठीक है।
पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन 518 BC। तो ये पूछा जाता है किस साल में इसने पेनिट्रेट किया था, अटैक किया था। एंड एनेक्स्ड पंजाब, west of Indus and Sindh also was annexed. So this area constituted 20th province और छत्रापी of Iran। ठीक है, ये 20वां प्रोविंस बनाया इन्होंने। ये क्या था, मतलब स्टेट बनाते थे जिसे छत्रप बोलते थे, छत्रापी या फिर छत्रप बोलते थे। तो 20वां स्टेट इन्होंने बना दिया इस वाले रीजन को, पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडस नदी और सिंध, इसको इन्होंने 20वां प्रोविंस बना दिया जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का। So the total number of provinces in Iranian Empire being 28. This province was the most fertile area of the Iranian Empire. From this province, the empire received 360 talent gold as revenue. ठीक है, तो गोल्ड को रेवेन्यू के तौर पे भी लेते थे। फिर द इंडो इरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जिससे काफ़ी ज़्यादा हमारे कल्चरल इफ़ेक्ट्स भी हमारे सोसाइटी पे दिखे। जैसे कि इफ़ेक्ट ऑफ इरानियन इन्वेशंस की देखें, पर्शियन या फिर इरानियन इन्वेशन अकमेनियन रूलर्स के द्वारा, तो इसके इफ़ेक्ट में नंबर 1 पे आता है, इट गेव एन इम्पेटस टू इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडो इरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुआ, जब इरानियन इन्वेशन डेरियस 1 के द्वारा 518 BC में हुआ था तब। थ्रू द इरानियन द ग्रीक केम टू नोन अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया एंड दिस इवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्रीकों को पता चला इस इरानियन अटैक के बाद कि भैया वहाँ पे तो बहुत पैसा है, बहुत वेल्थ है, तो अलेक्जेंडर को मोटिवेशन मिला कि भैया अटैक करो इंडिया पे। द इरानियन स्क्राइब्स ब्रॉट इनटू इंडिया ए फॉर्म ऑफ राइटिंग विच केम टू बी नोन एज खरोष्टी। ये खरोष्टी स्क्रिप्ट भी यही से, इसी अटैक से हमें, इन्वेशन से हमें मिलता है। एंड इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक अरेबिक। Iranian influence on Mauryan sculptures is clearly perceptible, especially in the bell-shaped capitals. ठीक है, Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka's edict as well as in certain words used in them. तो ये अशोकन पिलर जो बोलते हैं ना, ये ईरानियन इन्फ्लुएंस पे ही ये सब बना था। और बताते हैं जो कुम्हरार में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वहाँ पे महल था, उसके भी 80 पिलर जो थे वो ईरानियन मॉडल पे ही थे। तो ये सब इन्फ्लुएंस था इस अटैक का। फिर आता है ईरानियन के बाद मकदूनियन इन्वेशन, जो कि अलेक्जेंडर ने लीड किया था। मकदूनिया का शासक था ये 326 BC में। ठीक है, मकदूनियन इन्वेशन जो था अलेक्जेंडर ने लीड किया 326 BC में। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज अ ग्रेट किंग एंड जनरल हु कॉन्कर्ड द पर्शियन और ईरानियन एम्पायर। उधर पर्शियन ईरानियन एम्पायर को इसने कैप्चर कर लिया। अब उधर कैप्चर किया तो फर्दर ईस्ट आके ये इंडिया पे भी अटैक करके इसको पूरा कंप्लीट इसको जीतना चाहता था। सो इन द 4th century BC द ग्रीक्स एंड इरानियन फॉट फॉर सुपरमेसी ऑफ वर्ल्ड। अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मकदूनिया द ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉयड इरानियन एम्पायर। ठीक है, जो अकमेनियन रूलर्स थे उनको ख़त्म कर दिया इन्होंने, मकदूनिया के अलेक्जेंडर जो कि ग्रीक था, ग्रीक निवास वो था। अलेक्जेंडर सक्सीडेड इन हिज फादर फिलिप टू द थ्रोन ऑफ मकदूनिया। इसके फादर का नाम था फिलिप एंड ही वाज देन ओनली 20 years ऑफ एज। बताओ, इट वाज ए टेंडर एज, बहुत कम उम्र होती है, और इस उम्र में तो ये कितनी लड़ाइयाँ लड़ गया, और 23 से 24 साल में तो मर भी गया था। So from his very childhood, he used to dream of world conquest. He quickly conquered many areas, and as a preliminary step to conquer India, the Kabul Valley and hilly area of northwest frontier were conquered. ठीक है, क्योंकि यही वो रास्ता था, बोलन पास, खैबर पास, ये वही रास्ता था जहाँ से ये सब आते थे इंडिया में, और इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे जीतते थे ये। सो ही रीच्ड ओहिंद नियर अटॉक इन 326 BC। एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई हुई थी पोरस से, जो कि हाइडेस पीस की लड़ाई बोलते, खैर उसको बताता हूँ मैं। सो द रूलर ऑफ तक्षशिला एंड अभिसारा सबमिटेड, बट पोरस जो था, जो कि पुरु भी बोलते हैं, इसने जो है कहीं ना कहीं सबमिट नहीं किया अपने को। मैं बोला कि मैं लड़ूंगा, मैं ऐसे सबमिट नहीं करूँगा अपने आप को। सो अलेक्जेंडर देन क्रॉस्ड झेलम नदी by a trick. Porus was defeated in the battle
दैट फॉलोड, बट वो बैटल इतनी आसानी से नहीं जीत पाया था अलेक्जेंडर, ऑलमोस्ट हारने वाला था, मारा जाने वाला था, लेकिन फाइनली जीत गया, ठीक है। बट अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जेनरसली फॉर हिज ब्रेवरी, जिस तरीके से वो लड़ा। इसे हम बैटल ऑफ बितास्ता भी बोलते हैं, जिसे हाइडेस्पीस की लड़ाई भी बोलती है, क्योंकि ग्रीक में इस लड़ाई को हाइडेस्पीस की बैटल बोला गया, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस। 326 BC में ये लड़ाई हुई थी। बितास्ता जो है मॉडर्न डे झेलम नदी को बोलते थे। तो ये भी पूछा जाता है किस नदी पे हुआ था, तो ये झेलम नदी है। झेलम नदी को हाइडेस्पीस बोला गया है। सो दिस वाज हाउ इंडियंस वेर डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर डिसयूनिटी, बिकॉज ये एक हो जाते ये सब शासक तो ये हारते नहीं कभी भी, ये सब एक हुए ही नहीं, इसलिए अलेक्जेंडर इनको हरा दिया। आफ्टर ए ब्रिलियंट विक्ट्री एट सकाला, द ग्रीक फोर्सेस रीच्ड बियास नदी, एंड अलेक्जेंडर हैड टू रिटर्न फ्रॉम दिस प्लेस एज हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू गो एनी फर्दर। वो थक गए थे बेचारे, इतनी लड़ाई लड़ ली थी, साथ में उनको ये भी पता चला कि ईस्ट में तो फिर धनानंद की सेना है तो फिर मना कर दिया, बोला अब हम नहीं लड़ पाएंगे भैया। तो द बैटल ऑफ झेलम एंड सकाला हैड ओपनड देयर आइज एंड दे वेर अफ्रेड ऑफ द ग्रेट मगधन एम्पायर अक्रॉस द ब्यास, ठीक है। तो ये कारण था कि सिपाहियों ने जो है मना कर दिया कि अब हम फर्दर नहीं जाएंगे। आफ्टर मेकिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द कॉन्कर्ड टेरिटरी, अलेक्जेंडर मार्च बैक इन सितंबर 325 BC एंड फाइनली वो 323 BC में बेबीलोनिया पहुंचा, जहाँ पे उसकी देहांत हो गई 33 साल में, ठीक है। 33 साल में वो मर गया था। बताओ इतनी वो एज में 33 साल में तो उसने क्या क्या नहीं कर दिया, पूरा दुनिया जीत लिया लगभग, और मर भी गया। सो व्हेन अलेक्जेंडर डाइड नो वन वाज एबल टू कीप न्यूली वन एम्पायर टुगेदर, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर एमंग हिज जनरल्स इट वॉज स्प्लिट अप इनटू स्मॉल किंगडम्स, जैसे कि मकदूनिया बन गया, एक बेबीलोनिया बन गया और इजिप्ट बन गया, क्योंकि उसको मतलब इतने बड़े एम्पायर को संभालना भी बहुत मुश्किल है, नहीं संभाला जा सकता। अब देखते हैं इसके इफ़ेक्ट क्या हुआ इंडिया पे, इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेशन। सो बाई ओपनिंग अप बोथ द लैंड एंड सी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, इट ब्रॉट बोथ देम क्लोजर टू ईच अदर। यूरोप के पहले पर्सिया या फिर ईरान के करीब आए थे ईरानियन आक्रमण में, पर्शियन अटैक में। अब जो अलेक्जेंडर का इन्वेशन हुआ, इससे क्या यूरोप के क्लोज आ गए हम लोग, एंड इनडायरेक्टली दिस इन्वेशन मेड पॉसिबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टेरियन एंड इंडो पार्थियन स्टेट्स विच एट द लेटर स्टेज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन आर्किटेक्चर, जैसे कि गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर जिसे बोलते हैं, जो कि गांधार रीजन से ही फैला था। तो कला के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। एस्ट्रोनॉमी और क्वाइनेज के सिस्टम, जैसे कुषाणों का जो क्वाइनेज सिस्टम है, एस्ट्रोनॉमी है, ये काफ़ी हाइट पे गया। सो द इन्वेशन ओपन द आइज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस टू द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड एम्पायर। इसी के बाद जो है कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम मगधन एम्पायर में मौर्यंस ने इस्टेब्लिश किया था। तो डेट ऑफ इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर्स इज़ द फर्स्ट रिलायबल डेट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, एंड कंसिडरेबली हेल्प्स अस टू इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ क्रोनोलॉजी। ये डेट जो है, डेट का जो प्रॉब्लम है यहाँ से दूर हुआ, क्रोनोलॉजी हमने यहीं से ली है, ठीक है, अपने हिस्ट्री में। सो गाइज़ यहाँ पे इस पार्टिकुलर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट जो कि 600 BC से लेकर 400 BC के बीच में हुए थे। इसे हम डेफिनेटली अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, जिसमें बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ना होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर यार लाइक किया करो, शेयर किया करो दोस्तों में, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, नहीं करते हो आप लोग, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।